नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा छठी सुलभ भारती मराठी इसका छठी कविता हे खरे खरे व्हावे ये स्वाध्याय के लिए लेकर आई हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे आप मेरे चैनल डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया पर जाकर देख सकते हैं। आइए आज हम इसका स्वाध्याय देखते हैं। यहाँ पर हमको पहला प्रश्न दिया है, एका दोन वाक्यात उत्तरे लिहा। इसमें पहला प्रश्न है, कवयित्रीला अवकाशात कसे फिरावेसे वाटते। दूसरा आ नंबर, कवयित्रीला गवतावर कसे उतरावेसे वाटते. तिसरा ई नंबर, धुके बनून कवयित्रीला काय करावेसे वाटते. आणि ई नंबर, कवयित्रीला सूर्यकिरण का व्हावेसे वाटते. याचा अर्थ आहे की कवयित्रीला म्हणजे जी कविता लिहिते त्या कवयित्रीला कवित्री को आकाश में कैसा घूमना चाहिए ऐसा लगता है. दूसरा प्रश्न हमें पूछ रहा है कि उस कवयित्री को घास के ऊपर कैसे उतरना चाहिए, क्या लगता है उस बारे में. और ई नंबर के प्रश्न में हमें पूछा गया है कि धुका यानी फॉग बनकर कवयित्री क्या करना चाहती है. उसके बाद में सूर्य किरण क्यों बनना चाहती है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है. आइए हम इसके आंसर देखते हैं. हम इनके उत्तर इस तरीके से लिखेंगे. अ नंबर प्रश्न का उत्तर है, कवयित्रीला हवेवरही स्वार होऊन अवकाशात फिरावेसे वाटते. यानी कवयित्री को हवे पे सवार होकर आकाश में घूमने की इच्छा होती है. दूसरा आ नंबर का आंसर है, कवयित्रीला दवबिंदू होऊन गवतावर उतरावेसे वाटते. यानी कवयित्री को दवबिंदू यानी फॉग होकर दवबिंदू यानी ओस का बूंद होकर क्या करने की इच्छा होती है, तो घास पर उतरने की इच्छा होती है. ई नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है, कवयित्रीला धुके बनून अलगद धर्तीवर उतरावे व अवघे जग झाकून टाकावे आणि त्याकडे मिश्किलतेने पाहावे असे वाटते. यानी कवित्री की इच्छा है कि वो फॉग बन जाए और धीरे से अलगद यानी धीरे धीरे ज़मीन पर उतरे और उसके बाद वो पूरे जग यानी संसार को जो है फॉग से ढक दे और उसकी तरफ मुश्किल से यानी शरारती नज़रों से देखे, ऐसा उसको लगता है. ई नंबर का आंसर देखिए, कवयित्री सूर्यकिरण होऊन काळोखाला है ना, काळोखाला चिरून टाकायला उत्सुक आहे म्हणून तिला सूर्यकिरण व्हावेसे वाटते. यानी कवयित्री सूर्यकिरण बन के और अंधेरे को काट डालने के लिए उत्सुक है, अंधेरे को काट के उजाला बनने के लिए उत्सुक है और इसीलिए उसे लगता है कि वह सूर्यकिरण बने. आगे के क्वेश्चन देखते हैं. आगे का प्रश्न नंबर 2 आपको इस तरीके से दिया है, खालील कल्पनेचा योग्य अर्थ शोधा. अ नंबर, सूर्यप्रकाशे वाफ होऊनी पुन्हा पुन्हा परतावे. इसका इन तीनों में से योग्य अर्थ कौन सा है. जैसे सूर्यकिरणाची वाफ व्हावी यानी क्या सूर्यकिरण ही भाप बन जाए, या सूर्याच्या उष्णतेने वाफ बनावी, या फिर सूर्य की उष्णता या गर्मी जो होती है उससे भाप बन जाए, या फिर तीसरा नंबर सूर्याच्या उष्णतेने वाफ बनून पुन्हा दवबिंदू बनावा, या फिर जो सूर्य की जो उष्णता है यानी गर्मी है उससे भाप बन के फिर से दो बिंदु यानी ओस की बिंदु बनकर और नीचे उतरे, ऐसा. अभी हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है ये हमारा आंसर है सही. आ नंबर है, भास नको मज तुम्हा सांगतो हे खरे खरे व्हावे. यानी ये सिर्फ भ्रम ही मत समझ लीजिए, मैं आपसे बताता हूँ कि बताती हूँ कि मुझे सच में बनना है, ऐसा यहाँ पे कवयित्री कहना चाहती है. इसमें पहला नंबर ऑप्शन दिया, निसर्गातल्या रंगात रंगून जावे यानी निसर्ग के रंग में रंग जाए. दूसरा, वर्णन केलेल्या कल्पना प्रत्यक्षात यावात यानी जो भी वर्णन किया हुआ है वो सब कल्पना यानी इमेजिनेशन जो है प्रत्यक्ष में यानी कि वास्तव में हो जाए और कोणतीच गोष्ट भासमान नसावी यानी कोई भी बात जो है भ्रम वाली न रह जाए. इसका आंसर है सेकंड नंबर, वर्णन केलेल्या कल्पना प्रत्यक्षात याव्यात. क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं कि कवितेतून शोधा उदाहरण, चंद्राशी खेळणारा भरारणारा वारा है ना. तो अगर चंद्राशी खेळणारा कोण होता, भरारणारा वारा होता. तर मग अवकाशी विहरणारा कोण होता, पक्षी होता. गवतावर उतरणारे कोण होते, दवबिंदू होते. धरणीवर उतरणारे कोण होते, धुका होता.
है ना. ऊर्जेचा स्रोत असणारा कोण होता? सूर्य होता. आणि काळोखाला चिरणारा कोण होता? तर सूर्यकिरण होता. ठीक आहे. अवकाशी विहरणारा मतलब आकाश में घूमने वाला कौन? पक्षी. गवतावर उतरणारे, घास पर उतरने वाला कौन? दव बिंदू यानी ओस का बिंदू. धरणी पर उतरणारे यानी धरती पर उतरने वाला कौन? धुका यानी कि फॉग. ऊर्जेचा स्रोत असणारा, ऊर्जा का स्रोत कौन? सूर्य. काळोखाला चिरणारा यानी अंधेरे को चीर डालने वाला कौन? सूर्य किरण. आगे का हम देख लेते हैं. प्रश्न नंबर 4. खरे खोटे याप्रमाणे काही विरुद्धार्थी शब्दांच्या जोड्या लिहा. खरे यानी सच, उसका उल्टा खोटे यानी झूठ. काळोख यानी अंधेरा, उजेड़ यानी उजाला. आकाश यानी स्काई, धरती यानी पृथ्वी या धरती जो भी है आप लिख सकते हैं. आगे का क्वेश्चन देखते हैं. प्रश्न 5. मी झाड झाले तर अशी कल्पना करून 5 ते 6 वाक्ये लिहा. हम इस तरीके से लिख सकते हैं. मी झाड झाले तर मला खूप आनंद होईल. माझ्या फांद्यांवर अनेक प्रकारचे पक्षी बसायला येतील. माझ्यावर लागलेले गोड फळे मी त्यांना आनंदाने खायला देईल. मी शुद्ध हवेने माझ्या परिसरातील वायू शुद्ध करीन व प्रदूषण कमी करण्यास मदतगार बनेल. इस तरीके से आप लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 6 दिया है. शब्द असेच लिहा यानी जैसे है देखकर वैसे के वैसे ही लिखना है, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इसलिए लिखने के लिए दिए. क्षितिज, ऊर्जा, मिश्किल, स्रोत, स्वार, सूर्यप्रकाश, चंद्र, निसर्ग आणि पुन्हा. प्रश्न 7 हम देखते हैं. झुळूक मी व्हावे. कवी दा अ कारे यांची कविता मिळवून त्या कवितेचे वर्गात वाचन करा. तो इसमें हमें करने जैसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है. प्रश्न 8 हम देखते हैं. ढगाचे विविध आकार काढ़ा यानी आकाश के आकाश में जो ढग बादल आ जाते हैं, मेघ आ जाते हैं, उसके अलग अलग आकार हमको निकालने हैं. त्यांना रंग द्या, उनमें रंग भरना है व त्यात कवितेचे एक एक कडवे सुंदर अक्षरात लिहा. और उसमें इस कविता के जो हमने पढ़ी है अभी, हे खरे खरे वावे, इसके एक एक लाइन जो है सुंदर अक्षरों में लिखना है. अब प्रश्न नंबर 9 हमको दिया है. कवयित्रीला जशी अनेक रूपे घ्यावीशी वाटतात यानी कवयित्री को जिस प्रकार से अनेक रूप बनना अच्छा लगता है, यानी उनको जैसे पक्षी बनना अच्छा लगता है, दो बिंदु बनना अच्छा लगता है, ढग या बादल बनना अच्छा लगता है, वारा यानी हवा बनना अच्छा लगता है, या धुके यानी फॉग बनना अच्छा लगता है, या सूर्य किरण बनना अच्छा लगता है, तसे तुम्हाला कोण कोण व्हावेसे वाटते ते लिहा. वैसे ही तुमको क्या क्या बनना अच्छा लगता है वह लिखिए. तो आइए उसके आंसर को हम लोग देखते हैं इस तरीके से. प्रश्न नंबर 9 का ये उत्तर है. ठीक है, हम लोग इसके आंसर को देखते हैं कि मला मासा होऊन पाण्यात पोहायला आवडेल यानी मुझे मछली बनकर पानी में तैरना अच्छा लगेगा. पक्षी होऊन आकाशात उडायला आवडेल, मुझे पक्षी बनकर आकाश में उड़ना भी पसंद आएगा. मला पाऊस होऊन अवघ्या पृथ्वीला भिजवून टाकायला आवडेल यानी मैं बारिश बनकर पूरी धरती को भिगा दूँ, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा. इसके अलावा आप जो भी बनना चाहते हैं वो आप इसके अंदर और भी लिख सकते हैं. आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10 सबको दिया हुआ है. खालील चित्र पहा आणि चित्राचे वर्णन करा यानी नीचे का ये चित्र देखिए और इसका वर्णन कीजिए इस चित्र का. तो आइए कैसे हम इसके लिए लिख सकते हैं देखते हैं. दिलेल्या चित्रात अतिशय सुंदर प्रकृतीच्या जवळ असलेले छोटेसे गाव दाखवले आहे यानी दिए हुए चित्र में बहुत ही सुंदर प्रकृति के एकदम पास में छोटा सा गांव बताया है. पहाटेची वेळ आहे यानी सुबह का समय है. सूर्य उगवताना वातावरण खूप प्रसन्न झालेले आहे यानी सूर्य उगते समय आसपास का वातावरण बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा है. आकाशात पक्ष्यांचे थवे भरारी घेत आहेत. आकाश में पक्षियों के झुंड जो है वो भरारी ले रहे हैं यानी उड़ रहे हैं. डोंगरामागे उगवताना सूर्य खूप सुंदर दिसतो आहे यानी पहाड़ों के पीछे से सूर्य उगता हुआ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है. चहूकडे हिरवाईचे साम्राज्य ह्या चित्राला खूप सुंदर बनवत आहेत. चारों तरफ हरा हरा साम्राज्य जो दिखाई दे रहा है हरियाली का, वह इस चित्र को बहुत सुंदर बना रहा है. इस तरीके से आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं. आइए आगे देखते हैं.
अगला प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, खालील वेळेला सूर्याचा रंग कसा दिसतो त्याचे निरीक्षण करा आणि लिहा। यानी दिए हुए इन समयों पर सूर्य का जो रंग है वो कैसा दिखाई देता है वो हमें लिखना है। तो सकाळी यानी सुबह हमको सूरज कैसा दिखाई देता है, पिवळा। दोपहरी यानी दोपहर में सोनेरी। सायंकाळी यानी शाम के समय हमें लाल दिखाई देता है। रात्रि रात के समय हमें काला दिखाई देता है, यानी दिखाई नहीं देता एक तरीके से, है ना, इसलिए हमने काला लिख दिया। अब देखते हैं नीचे, खालील तुमच्या कल्पनेने या कवितेचे वर्णन करणारे निसर्गचित्र काढा व रंगवा। यानी आपके हिसाब से आप इस कविता का यानी खरे खरे भावे इस कविता का एक चित्र बनाइए और उस चित्र में रंग भरिए, ऐसा यहाँ पर लिखा है। तो आप अपने चित्र बना सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे ऊपर दिया हुआ है उसी तरीके का। खालील वाक्यात कंसातील योग्य सर्वनामे घाला। अब सर्वनाम आपको पता है सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर यानी कि नाम के स्थान पर आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जो भी चीज़ें हमें आँखों से दिखाई देती है और जिनके भी नाम होते हैं वे सारी चीज़ें क्या होती है, नाम होती है, अर्थात संज्ञा या फिर नाउन होती है ना। तो अब उनकी जगह पर आने वाले जितने भी शब्द होते हैं वे जैसे कि आपण, ती, त्यांनी, स्वतः, ये सब क्या है, सर्वनाम है। तो अब यहाँ पे हमको देखना है कौन सा सर्वनाम फिट बैठेगा। तो अ नंबर, हसीना खेळाडू आहे, डैश रोज पटांगणावर खेळते। तो ती ये किसके लिए लिखेंगे हम, हसीना के लिए। बाईंनी मुलांना खाऊ वाटला, बाईंनी मुलांना खाऊ वाटला। त्यांनी मुलाशी गप्पा मारल्या, त्यांनी किसके लिए लिखा है हमने, बाईंनी, इनके लिए। यानी नाम का बार बार रिपीटेशन न हो इसलिए हम उसके स्थान पर सर्वनाम का यूज़ करते हैं। ई, घरातील सगळे म्हणाले आपण सिनेमाला जाऊ। आपण यहाँ पे योग्य जो है सर्वनाम है। जॉन ने स्वतः चाह केला, मतलब जॉन ने खुद चाय बनाया, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं आगे का क्वेश्चन, खालील वाक्यातील रिकाम्या जागी कंसातील योग्य सर्वनामे लिहा। तुम्ही गावाला जा, इसमें तुम्ही, आपण, आम्ही में से तुम्ही सही है। आईने डब्बा भरून दिला, आईने तिचा डब्बा, तिचा म्हणजे त्यांच्या मुलीचा, यानी उनकी लड़की का डब्बा भर के दिया। ई, आज आम्ही खूप मजा केली, आम्ही, है ना। दादा धावपटू आहे, तो रोज पळतो, दादासाठी तो शब्द यूज केलेला आहे। तिने बाळाला मांडीवर घेतले, उसने जो है बालक को गोदी में लिया। मोत्याने धावत येऊन आमचे स्वागत केले। अब यहाँ पे मोती जो है डॉगी का नाम है ना। तो आम्हाला, आपण आणि आमचे, इसमें से हम आमचे लिखेंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पे जो है ये खरे खरे भावे इसका स्वाध्याय जो है समाप्त होता है। आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए। बस इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।